नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना गरीबी उन्मूलन का आधार है। कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 76% से अधिक हुई। उच्चतम न्यायालय ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेश को बरकरार रखा। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादी ढेर और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की पहल से एक बड़ा बदलाव आया है और ये गरीबी उन्मूलन का एक आधार है। योजना से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा है। श्री मोदी ने कहा कि 6 वर्ष पहले उन लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई थी जिनके बैंक में खाते नहीं थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लाभान्वित होने वालों में अधिकतर संख्या ग्रामीणों और महिलाओं की है। श्री मोदी ने इस योजना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वालों की भी सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने योजना को जन केंद्रित आर्थिक पहलों की आधारशिला बताया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत बैंक खाता धारकों की 63% संख्या उन लोगों की है जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना के शुरू होने से लेकर अब तक 40 करोड़ से भी अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। हमारे रायपुर संवाददाता ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना का व्यापक लाभ मिला है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक करीब 1.5 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। वहीं 1 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड भी जारी किए गए हैं। राज्य में गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को इस योजना का विशेष फायदा पहुंचा है। दुर्ग जिले की अनीता निर्मलकर ने बताया कि जनधन खाता खुलवाने के बाद उन्हें आर्थिक लेन देन में आसानी होती है। जब से जनधन योजना 2014 में चालू हुई से तब मैं जनधन खाता खुलवाऊँ, ओकर से मोर आर्थिक लेन देन भी हुई से और बचत के भी सहायता मिली थी। फिर ओकर बाद कोरोना काल में मोर केंद्र सरकार द्वारा 500 रुपया 3 किस्त तक मिली थी। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित और आदिवासी बहुल बस्तर जिले की लक्ष्मी कश्यप का कहना है कि जनधन खाता खुलवाने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि सरकारी सब्सिडी की राशि अब सीधे उनके खाते में आ जाती है। मेरे पास प्रधानमंत्री जनधन खाता है। मुझे इससे एक कार्ड भी मिला है जिससे मैं जब चाहूँ तब एटीएम से पैसा निकाल सकती हूँ। सबसे अच्छा इस खाते को खोलने में पैसा नहीं लगा और खाते में पैसा जमा रखना भी जरूरी नहीं है। छत्तीसगढ़ में जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में लोगों ने अब तक 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा करा दी है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। आवासन और शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आज रेहड़ी पटरी और फेरी वालों के लिए प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से शहरी स्तर पर योजना की निगरानी की जा सकेगी और इससे संबंधित जानकारियां एक ही स्थान पर हासिल की जा सकेंगी। इस वर्ष 2 जुलाई को प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत के बाद से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 7,15,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,70,000 को मंजूरी दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत इस साल 1 जून को हुई थी। इसका उद्देश्य लॉकडाउन की वजह से प्रभावित रेहड़ी पटरी और फेरी वालों को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए उचित ब्याज दर पर पूंजी उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में 50 लाख से अधिक ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जो इस साल 24 मार्च से पहले काम कर रहे थे। योजना के अंतर्गत इस तरह के छोटे दुकानदार 10,000 रुपए तक के पूंजी ऋण ले सकते हैं, जिन्हें 1 साल के भीतर मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है। समय पर या समय से पहले ऋण का भुगतान करने पर 7% वार्षिक दर से ब्याज सब्सिडी त्रैमासिक आधार पर कर्ज लेने वालों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए दी जाती है।
योजना के तहत डिजिटल तरीके से भुगतान करने वालों को 100 रुपये मासिक की दर से कैशबैक प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 महामारी के रोगियों के स्वस्थ होने की दर 76.24% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 60,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक ठीक हुए लोगों की कुल संख्या 25,83,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से इलाज करा रहे रोगियों की संख्या में भी कमी आई है और देश में वर्तमान संक्रमित मरीजों की संख्या कुल मरीजों का 21.9% है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि केंद्र की टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट की नीति से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है, जबकि संक्रमण से मरने वालों की संख्या में कमी आई है। इस समय कोरोना महामारी से होने वाली मौत की दर 1.83% है, जो दुनिया में सबसे कम है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटे में कुल 9 लाख से अधिक परीक्षण कराए गए। देश में अब तक 3 करोड़ 94 लाख से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। परीक्षण के लिए अपनाई जा रही रणनीति से देश में प्रयोगशालाओं के नेटवर्क का लगातार विस्तार सुनिश्चित किया जा सका है। आज देश में सरकारी क्षेत्र में 998 और निजी क्षेत्र में 566 प्रयोगशालाएं कोविड मामलों का परीक्षण कर रही हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 1,808 नए मरीजों का पता चला। राजधानी में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 1,69,000 से अधिक हो गई है। अब तक 1,51,473 व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,446 रोगी स्वस्थ हुए। केरल में आज एक ही दिन में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 2,543 के उच्च स्तर पर पहुंच गई। केरल में कुल मरीज बढ़कर 23,111 हो गए। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 274 हो गई है। अब तक 2,097 रोगी स्वस्थ हुए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1,118 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 1,545 रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। द्वीप समूह में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर परीक्षणों की संख्या 78,900 है और इलाज करा रहे कोविड रोगियों की संख्या घटकर 602 रह गई है। एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए मुख्य सचिव चेतन बी संघी ने विश्वास व्यक्त किया है कि अगले 15-20 दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोरोना मुक्त होने का अपना दावा फिर से पेश कर सकता है। हमने काफी कदम अभी उठाए हैं कि हम फिर से जीरो की तरफ चलें और हमारे पास पॉजिटिव्स ना रहें, और इसका रिजल्ट ये भी है कि 15 दिनों में पिछले काफी केसेस में कमी हुई है। हमारी टेस्टिंग अभी भी बहुत ज्यादा है और हम लोगों के लिए जितनी भी सहायता है वो घर तक पहुंचा रहे हैं। हम सबको अपने काम धंधे पर वापस लगाना चाहते हैं और इस वजह से सारे एहतियात और सारे प्रिपरेशंस हो रहे हैं। बेड्स की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है, डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है और किसी साधन की कमी नहीं। हम ये मानते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में अंडमान फिर से अपने कोरोना के फ्री होने के स्टेटस का फिर से दावा कर पाएगा। 2-3 हफ्ते की और बात है। गौरतलब है कि पिछले 15 दिनों में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर 45% से बढ़कर 78% से अधिक हो गई है। प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विकास किया जा रहा है। जांच और निगरानी का कार्य भी जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल। सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर M.K. सेन ने आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह कार्यक्रम में कहा कि अगर कोई संक्रमित होता है तो उसे इस बात को छिपाना नहीं चाहिए। आप जानते हैं कि ये भी एक ऐसी बीमारी है जो आप छिपाने से न केवल अपने आप अस्वस्थ होंगे, लेकिन आपके स्वजन परिवार में, आपके आस पड़ोस में जो हैं, इनको आप इनके लिए एक डेंजर करेंगे। तो इससे सबसे बड़ी बात है कि निडर होकर के पहले सामने आए। जब भी हमारे सिम्टम्स जो कि ना हमारे ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया में और सभी माध्यम में हमें मालूम हो गया है, जब भी आए तो हम स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचे, हम बताएं और इसका हम टेस्टिंग कराएं और जो भी डॉक्टर साहब का कहना है वो मानते हुए चलें। डॉक्टर सेन ने कहा कि लोगों को मास्क पहनते हुए सावधानी बरतनी चाहिए और इसे उचित तरीके से पहनना चाहिए।
ये मास्क नाक और मुंह दोनों को ढके रखना अति आवश्यक है। अगर हम कई दफा ये देखते हैं कि मास्क आधा अधूरा रह जाता है, या तो नाक से सांस लेने के लिए नाक को खुला छोड़ दिया जाता है, या मुंह में मतलब ठोड़ी के नीचे लगा दिया जाता है मास्क को, ये गलत तरीका है। और मास्क एक बार गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उपयोग करना बंद कर दें। डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दें, और अगर वो कपड़े का है तो उसको धुखा के दोबारा इस्तेमाल करें, और जब तक के लिए एक दूसरा मास्क आपके पास होना आवश्यक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर नितेश चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञों से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर है 011-2331-4444। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से सुना जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक कराने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 जुलाई के परिपत्र को बरकरार रखा है। शीर्ष न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का आदेश देने के अनुदान आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया। न्यायालय ने कहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते हैं, लेकिन नई तिथियों के बारे में फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ विचार विमर्श से ही करना होगा। राज्यों को आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही ये परीक्षाएं करानी होंगी और इसमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए अनुमति लेनी होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा पास करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अब इस मुद्दे पर अनावश्यक विवाद खत्म हो जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। रोहन बेटा जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी, ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना गरीबी उन्मूलन का आधार है। कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 76% से अधिक हुई। उच्चतम न्यायालय ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेश को बरकरार रखा। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादी ढेर और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सुनिए संस्कृत जगत से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियों के साथ आकाशवाणी द्वारा प्रसारित विशेष कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी अब नए समय पर प्रत्येक शनिवार प्रातः 11:20 से आकाशवाणी के समाचार चैनल FM गोल्ड पर तथा पुनः प्रसारण रविवार प्रातः 11:20 से।
देश में खरीफ फसलों के दौरान कुल बुआई क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 7.15% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है। देश में अब तक लगभग 1082 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई की गई है। खरीफ फसलों में चावल की खेती की कुल बुआई क्षेत्र में लगभग 10% की वृद्धि हुई है, जबकि तिलहन की खेती में 13% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में देश के विभिन्न क्षेत्रों में 123 जलाशयों में पानी के 102% भराव से इस साल भी खरीफ फसलों की अच्छी मात्रा में उपज की उम्मीद बढ़ी है। देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए संसद के आगामी मॉनसून सत्र के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आज संसद के दोनों सदनों, स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री बिड़ला ने कहा कि दोनों सदनों में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। उन्होंने कहा कि सत्र के आयोजन के लिए विस्तृत इंतजाम किए गए हैं। मॉनसून का सत्र अगले महीने के मध्य से शुरू होने की संभावना है। सरकार ने घरेलू उड़ानों में डब्बा बंद नाश्ता, लंच और पेय पदार्थ और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में गर्म भोजन परोसने की अनुमति दे दी है। नागर विमानन के महानिदेशालय ने बताया कि उड़ान के दौरान अगर कोई यात्री मास्क नहीं पहनता है तो उसे नो फ्लाई सूची में डाला जा सकता है। सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश के टियर 2 श्रेणी के शहरों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए उनमें स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आज चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के लिए सरकार ने 3 साल का 95 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। इसका उद्देश्य पहले से पहचान किए गए क्षेत्रों में 300 से अधिक स्टार्टअप्स का पता लगाना और उन्हें 25 लाख रुपए तक की पूंजी और अन्य सुविधाएं मुहैया कराना है। श्री रविशंकर प्रसाद ने देश के युवा और प्रतिभाशाली आविष्कारकों से चुनौती कार्यक्रम का लाभ उठाने और नए सॉफ्टवेयर उत्पाद और ऐप बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री रविशंकर प्रसाद ने इस अवसर पर बिहार के मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान के डिजिटल कौशल प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला भी रखी। कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यों की लंबित परियोजनाओं को फिर से शुरू करने के लिए केंद्र की ओर से पूरी सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने राज्य के राजस्व विभाग से कोलार स्वर्ण खान क्षेत्र में भारत कोल माइंस कंपनी की 12,109 एकड़ भूमि का सर्वेक्षण कराने को भी कहा। श्री जोशी ने कहा कि सर्वेक्षण के बाद कंपनी की 2,213 एकड़ जमीन राज्य के उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने के अनुरोध पर विचार किया जाए। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बांस की टोकरी, अगरबत्ती और बांस का कोयला बनाने के लिए जम्मू, कटरा और सांबा क्षेत्रों में 3 बांस क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे करीब 25,000 लोगों को सीधे रोजगार मुहैया कराया जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि क्षेत्र में जम्मू के पास घाटी में विशाल बांस औद्योगिक पार्क के अलावा बंबू प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 राफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप 10 सितंबर को अंबाला एयरबेस पर आधिकारिक रूप से वायुसेना में शामिल करेंगे। इस आयोजन में फ्रांस के रक्षा मंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। ये 5 लड़ाकू विमान 29 जुलाई को फ्रांस से भारत पहुंचे थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद पर व्यापक संधि की कमी है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा आयोजित 19वें दरबारी सेठ स्मारक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि आतंकवाद कैंसर की तरह है जो सबको वैसे ही नुकसान पहुंचाता है जैसे महामारियां समूची मानवता पर अपना असर छोड़ती हैं। The struggle against terror and those who aid and abet it is work in progress. It remains for the international system to create the necessary mechanisms to shut down the structure that support and enable terrorism, whether in South Asia or across the globe.
पाकिस्तान का उल्लेख करते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव से आखिरकार आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान की मिली भगत ध्वस्त हुई है और पाकिस्तान ने अपने यहां भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की मौजूदगी को स्वीकार किया है। पाकिस्तान सरकार की ओर से पिछले सप्ताह जारी आदेश में दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और मसूद अजहर समेत 80 आतंकवादियों के नामों का जिक्र किया गया है। आतंकवाद की चुनौती का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि ये ऐसा कैंसर है जो हर किसी पर उसी तरह का असर डालता है जैसे कोरोना महामारी आज सारी मानवता को प्रभावित किए हुए है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के किलोरा इलाके में आज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। पुलिस के अनुसार शोपियां पुलिस, सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक संयुक्त टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर किलोरा गांव में तलाश और घेराबंदी अभियान शुरू किया। जैसे ही टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। ताजा समाचार मिलने तक मुठभेड़ जारी थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से पहली बार पूछताछ कर रही है। सीबीआई की टीम सुशांत की मौत के मामले की जांच के लिए पिछले 8 दिन से मुंबई में है। उसने कल रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से 8 घंटे से अधिक पूछताछ कर उसका बयान दर्ज किया। इस मामले का संबंध नशीले पदार्थों से होने के बारे में नशीले पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो भी रिया से पूछताछ करेगा। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सीबीआई की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की। लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है। वहाँ बात की। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा। लच्छू संभाल रहा है। सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से आज अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें अपने प्रिय मित्र शिंजो आबे के अस्वस्थ होने की खबर से बड़ी तकलीफ पहुंची है। श्री मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में श्री आबे के दूरदर्शी नेतृत्व और उनकी व्यक्तिगत वचनबद्धता की वजह से भारत जापान साझेदारी और अधिक प्रगाढ़ तथा सुदृढ़ हुई है। प्रधानमंत्री ने शिंजो आबे के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPR&D आज अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में BPR&D राष्ट्र सेवा के अपने संकल्प को पूरा करने में अटल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में आधुनिक, कारगर और संवेदनशील ऐसा ढांचा कायम करना चाहती है जिससे समाज के सभी वर्गों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो।
प्रधानमंत्री ने नवाचार और अनुसंधान के लिए तकनीकी तथा मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को कौशल संपन्न बनाने तथा अनुसंधान और प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हमारे पुलिस बलों की क्षमताएं बढ़ें और वे नागरिकों को ध्यान में रखकर अनुकूल नीतियों पर अमल कर सकें। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 के मद्देनजर बिहार विधानसभा चुनाव टालने संबंधी जनहित याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि कोविड-19 के कारण चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से आग्रह किया कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त को कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखकर विधानसभा चुनाव स्थगित करने का निर्देश जारी करें। न्यायालय ने कहा कि भारत का निर्वाचन आयोग इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए सक्षम है। पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर कुछ कहना समय से पहले होगा क्योंकि आयोग ने इस संबंध में अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। मेघालय सरकार ने 1 सितंबर से स्थानीय लोगों के लिए 3 पर्यटन स्थल खोलने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री एएल हेक ने कहा कि राज्य सरकार एलिफेंट फॉल्स, नेहरू पार्क, वार्ड्स लेक खोलेगी। इस दौरान नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। असम सरकार ने आज गुवाहाटी में 5000 से अधिक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र जारी किए। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 5319 अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अध्यापकों से विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण पर ध्यान देने की अपील की है। विभिन्न मंचों से फर्जी समाचारों की सच्चाई बताने के लिए हम फैक्ट चेक से आपको खबरों की सच्चाई बताते हैं। ऐसी ही खबर में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वायरल है कि विशेष योजना के तहत सरकार सितंबर महीने से हर एक व्यक्ति का बिजली बिल माफ कर देगी। सरकार ने कहा है कि उसने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। निर्वाचन आयोग ने आज निवर्तमान निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा को भावभीनी विदाई दी, जो फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के प्रतिष्ठित पद का कार्यभार संभालने वाले हैं। श्री लवासा ने 23 जनवरी 2018 को निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण किया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने अधिक चुनौतीपूर्ण पद पर नियुक्ति के लिए श्री लवासा को बधाई देते हुए उनकी सफलता की कामना की है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 354 अंक बढ़कर 39,467 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 88 अंक की बढ़त के साथ 11,648 हो गया। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में सामान्य बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 25 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 26 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री जबकि अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शहर में बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 15 जबकि अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शहर में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। लद्दाख में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 12 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 17 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में भी कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 22 और 27 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। बिहार के 20 जिलों में बाढ़ से 7,50,000 से अधिक हेक्टेयर में फसलें बर्बाद हो गई हैं। राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को 30,500 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा उन किसानों को दिया जाएगा जिनकी 33% फसलें बाढ़ के कारण नष्ट हो गई हैं। फसलों को सबसे अधिक नुकसान मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और दरभंगा जिलों में हुआ है। गंगा, बागमती और गंडक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरी बिहार के जलग्रहण वाले क्षेत्रों में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना गरीबी उन्मूलन का आधार है।
कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 76% से अधिक हुई। उच्चतम न्यायालय ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेश को बरकरार रखा। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादी ढेर और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।